कार में बैठे मंथन ने सड़क पर बदहवास सी दौड़ती एक लड़की और उसके पीछे पड़े दो गुंडों को देखा। उसने गाड़ी उसी गली में मोड़ दी। मीता उन गुंडों से बचने के लिए बदहवास सी दौड़ी जा रही थी। तभी किसी ने मीता को गली के अंधियारे हिस्से में खींच लिया। वो चीखने ही वाली थी कि किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। तभी कुछ लोगों के पैरों की आवाज़ आई। कहाँ गई? एक ने कहा। जाएगी कहाँ? यहीं कहीं छुपी होगी, कोई बचाने थोड़े ही आएगा उसे। चल उस तरफ देखते हैं, दूसरे ने कहा। थोड़ी देर बाद वे कदमों की आवाज़ कम होती चली गई। वो आदमी अभी भी मीता के मुंह पर अपना हाथ रखे हुए था। मीता की सांसें काफ़ी तेज़ चल रही थी। तभी कहीं से एक गाड़ी गुजरने से रोशनी आई। हल्की सी रोशनी में मीता ने देखा कि वो इंसान मंथन ओबराय है। और उसी रोशनी में मंथन ने देखा तभी से जिस लड़की की गर्म सांसें वो अपनी छाती पर महसूस कर रहा था, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मिस मीता देशमुख थी। हल्की सी रोशनी में मीता और मंथन ने एक दूसरे का चेहरा देखा। गुंडों के दूर जाने के बाद मंथन ने मीता का हाथ पकड़ा और उसे अपनी गाड़ी की ओर ले जाने लगा। तभी कोई पीछे से चिल्लाया, वो रही, भाग रही है। वो दोनों पीछे से दौड़ते हुए उनके पास आ पहुंचे। ए हीरो, लड़की को छोड़ और तू निकल, हमें तुझसे कोई मतलब नहीं है, एक गुंडे ने आके तरेरते हुए मंथन से कहा। ये सुनकर मंथन ने मीता का हाथ जोर से पकड़ लिया। कोई बात नहीं, अगर तू भी मज़े लेना चाहता है तो हम दोनों में इसके साथ ले सकता है, दूसरे ने चालाकी से कहा। मंथन मीता का हाथ पकड़े हुए था। वो बस गुस्से में उन दोनों गुंडों को देख रहा था। तभी एक गुंडा उन दोनों की ओर आगे बढ़ता हुआ बोला, अरे छोड़ उसका हाथ, तू क्या उसका यार है जो अपनी जान जोखिम में डाल रहा है? अपनी जान बचा। मंथन ने देखा उस गुंडे ने मीता का दुपट्टा अपने हाथ में लपेट रखा था। वो गुंडा जैसे ही उनके करीब आया, तड़ाक तड़ाक एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर लगा और वो दूर जा गिरा। ये देखकर वो दूसरा गुंडा दौड़कर उसके पास आया। उसने छोटा सा चाकू निकाल लिया और जैसे ही उसने मंथन पर वार किया, मंथन ने एक हाथ से उसका चाकू वाला हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से उसके पेट में जोरदार मुक्का मारा। वो दूर जा गिरा। फिर दोनों खड़े हुए और दोनों एक साथ मंथन की तरफ दौड़े। अचानक एक गोली की आवाज़ आई। हैंड्स अप, अपनी जगह से हिले तो गोली मार दूंगा, पीछे से आवाज़ आई। उन दोनों ने पलटकर देखा तो पीछे पुलिस खड़ी थी। दोनों आपस में फुसफुसाए, यार ये पुलिस कहाँ से आ गई? हुआ ये था, जब मंथन ने एक लड़की और उसके पीछे पड़े दो गुंडों को भागते हुए देखा था, तभी उसने पुलिस स्टेशन फ़ोन कर सारी बात और लोकेशन दोनों बता दिया था। पुलिस गुंडों के पास पहुंचकर उन्हें धर दबोचा। थैंक यू मिस्टर ओबराय, इन नशेड़ियों का नशा तो अब मैं पुलिस स्टेशन में उतारूंगा। यह कहकर पुलिस उनको अपनी गाड़ी में बैठाने लगी। एक मिनट इंस्पेक्टर, मंथन ने कहा और वो उस गुंडे के पास गया और उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और फिर उसके हाथों से मीता का दुपट्टा ले लिया। अब ले जाइए इंस्पेक्टर। पुलिस उन गुंडों को लेकर चली गई। मंथन ने दुपट्टा मीता को ओढ़ाया। चलो तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, मंथन ने मीता से कहा तो मीता चुपचाप उसके साथ चल दी। मंथन ने कार के पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोला। वो चुपचाप कार में जा बैठी। मंथन खुद ड्राइवर सीट पर बैठकर कार ड्राइव कर रहा था। पूरे रास्ते दोनों बिल्कुल चुप थे। मंथन बीच बीच में मीता को देख रहा था। वो बस खामोश थी। बारिश में भीगने के कारण उसे ठंड भी लग रही थी। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसका दर्द देखकर न जाने क्यों मंथन भी दर्द महसूस कर रहा था। थोड़ी देर बाद मंथन ने उसी बस स्टॉप पर गाड़ी रोक दी जहां वो दोनों पहली बार मिले थे। गाड़ी के रुकते ही मीता गाड़ी से उतरने लगी। मंथन ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और मीता से उसके घर का एड्रेस पूछा। दो बार पूछने पर भी मीता ने कुछ जवाब नहीं दिया। मिस देशमुख, यू आर स्ट्रॉन्ग, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। आप प्लीज़ अपने घर का एड्रेस बताइए। आपके घर वाले परेशान हो रहे होंगे। कल हम पुलिस स्टेशन चलेंगे और उन गुंडों के खिलाफ FIR करेंगे। डोंट वरी, मंथन ने मीता से समझाते हुए कहा। तो मीता ने उसे अपने घर का पता बता दिया। थोड़ी देर बाद कार मीता के घर के आगे आ रुकी। मीता गाड़ी से उतरी और सीधा अपने घर की ओर चल दी। मंथन भी पीछे पीछे उसके घर की ओर बढ़ा। दरवाज़ा चाचा ने खोला। घर में पहले से ही मायूसी छाई हुई थी। मीता, क्या हुआ बेटा? चाचा ने उसकी स्थिति देखते हुए कहा। मीता के कपड़े गीले थे, बाल बिखरे थे और उसकी आंखें जैसे सुन पड़ गई थी। इन सब के बाद आज पहली बार एक खूबसूरत सा लड़का उसे घर छोड़ने आया था। चाची ने चाचा की बात सुनकर अंदर से आवाज़ दी, और क्या हुआ होगा? फिर जॉब नहीं मिली होगी। आज का तो दिन ही मनहूस है। पहले आपकी फैक्ट्री में हड़ताल और अभी से जॉब भी नहीं मिल रही। किस किस को पालूं? अपने बच्चे तो पलने की औकात नहीं है और चले उपकार में दूसरों के बच्चे पाल लें।
चाची ने मंथन को नहीं देखा था और अंदर से ज़ोर ज़ोर से बोले जा रही थी। मीता बेटा, ये चाचा ने मंथन की ओर इशारा करते हुए कहा। जी मैं मंथन ओबराय हूँ, ओबराय कंपनी का मालिक और मीता का बॉस। मीता मंथन की बात सुनकर सरप्राइज होकर उसे देखने लगी। जी वो काफ़ी बारिश हो रही थी तो हम भीग गए हैं और ठंड भी काफ़ी लग रही है, तो क्या एक कप चाय मिलेगी? मंथन ने चाचा जी की ओर देखते हुए पूछा। ये मीता के लिए दूसरा झटका था। ये इंसान चाह क्या रहा है? वो मन ही मन सोचती रही। हाँ हाँ ज़रूर, आप अंदर आइए, चाचा जी साइड होते हुए बोले। फिर पीछे मुड़कर अपनी पत्नी से बोले, अरे ओ भाग्यवान, मीता के बॉस आए हैं, जल्दी से अदरक वाली कड़क चाय बना और कुछ नाश्ता भी ले आ। चाची अपनी साड़ी ठीक करते हुए उठी और दरवाजे से अंदर आते मंथन को झांक कर देखा। गोरा रंग, लंबा और गठीला शरीर, दिखने में कोई राजकुमार जैसा, मीता के साथ अंदर आया। चाची जल्दी से जाकर कुर्सी को अपने आंचल से पोंछते हुए बोली, आइए ना सर, बैठिए, मैं अभी आपके लिए अदरक वाली चाय बना लाती हूँ। अरे मीता, सर को तौलिया दे, वो नया वाला देना। ये कहकर वो चाय नाश्ते का इंतज़ाम करने चली गई। मंथन कुर्सी पर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। छोटा सा कमरा पर बहुत ही तरीके से सजाया हुआ था। जी सर, मीता की जॉब तो ठीक है, पर आप इसे छोड़ने। चाचा जी ने थोड़ा असमंजस से पूछा। वो बात ये हुई कि मिस देशमुख का इंटरव्यू काफ़ी देर से ख़त्म हुआ और जब ये निकली तो काफ़ी तेज़ बारिश होने लगी। तेज़ बारिश के कारण शायद इन्हें ऑटो या बस नहीं मिली और जब मैं ऑफिस से निकला तो यह बस स्टॉप पर ही थी, इसलिए मैंने इन्हें लिफ्ट दे दी। मंथन ने मीता को देखते हुए चाचा जी के संशय को दूर किया। मीता आश्चर्य से मंथन को देखे जा रही थी। पहले वो गुंडों से बचाना, फिर घर छोड़ना, फिर जॉब देने का झूठा ड्रामा, और अब ये। आखिर चल क्या रहा है इस आदमी के दिमाग में? कल तक तो बहुत अकड़ थी, आज अचानक से इतनी सहानुभूति। ये सच में अच्छा है या फिर अच्छा बनने का नाटक कर रहा है? थोड़ी देर बाद चाय पीने के बाद मंथन घर के लिए निकलने लगता है। चाचा जी, मैं सर को गाड़ी तक छोड़ कर आती हूँ, ये कहकर मीता मंथन के पीछे जाती है। मिस्टर ओबराय, आपने जो मेरी हेल्प की उन गुंडों से बचाकर, उसके लिए थैंक्स, पर अभी जो आपने मेरे घर में किया वो सब क्या था? ये मेरे परिवार के इमोशंस के साथ खिलवाड़ है, मीता ने मंथन से कहा। तो मिस मीता, मैं क्या कहता तुम्हारे चाचा जी से, मैं कौन हूँ और इस वक्त यहाँ तुम्हें क्यों छोड़ने आया हूँ? या फिर अभी जाकर सच बता दूँ कि तुम्हारे साथ अभी क्या हुआ, जिससे वो अभी और टेंशन में आ जाएं? मंथन ने मीता के सवालों का जवाब देते हुए कहा। पर यह जॉब का झूठ झूठ नहीं है, वो यू आर अपॉइंटेड, कल से जॉब पर आ जाना टाइम पर। मंथन ने मीता की बात काटते हुए कहा और अपनी गाड़ी में बैठने लगा। मुझे भीख या किसी की दया के बदौलत जॉब नहीं चाहिए, मीता ने पीछे से कहा। मीता की बात सुनकर मंथन के हाथ कार का दरवाज़ा खोलते खोलते रुक गए। क्या कहा आपने मिस देशमुख? यही कि मुझे कोई भीख या दया में नौकरी नहीं चाहिए। मीता ने भी अपने दोनों हाथ मोड़कर बड़े एटीट्यूड से कहा, मैं भीख देकर या दया करके जॉब देकर अपनी कंपनी को बर्बाद नहीं करूंगा मिस देशमुख, और मैं आपको आपकी काबिलियत पर ही जॉब दे रहा हूं, समझिए आप। अगर मेरी काबिलियत पर ही जॉब देनी थी तो उस दिन क्यों नहीं दी? मीता ने कहा, उस दिन मैंने आपको जाने नहीं कहा था, आप खुद ही चली गई थी। मैं तो सिर्फ आपसे सवाल कर रहा था, आप ही को लगा मैं आपसे बदला ले रहा हूँ, जबकि मेरे स्टाफ ने 9 की जगह 10 रिक्रूटमेंट की और आपको भी बता दिया था कि आप पर्सनल सेक्रेटरी के लिए रिक्रूट की गई हैं। बस आपका इंटरव्यू मेरे पर्सनल सेक्रेटरी के हिसाब से होना था, पर आप तो उससे पहले ही गुस्से में चली गई। और आपको क्या लगा मिस देशमुख, सुबह की छोटी सी बात के लिए मैं आपसे बदला लूँगा? मैं कोई कॉलेज बॉय नहीं हूँ मिस देशमुख, मुझे और भी काम है। यू आर रियली डिस्गस्टिंग मिस देशमुख। तो आप मुझे भी क्लियर कर दें कि आप कल से जॉब पर आ रही हैं या नहीं, या मैं कोई नया रिक्रूटमेंट कर लूं? मंथन गुस्से में बोले जा रहा था। मीता ने कुछ जवाब नहीं दिया, वो चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। मिस देशमुख, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं आऊँगी, मीता ने धीरे से कहा। गुड, मंथन ने कहा और पलटकर गाड़ी में बैठते वक्त मुस्कुरा दिया। अगली सुबह मीता ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही होती है, तभी चाची आती हैं और कहती हैं, आज ऑफिस का पहला दिन है, अच्छे से तैयार होकर जाना, आखिर इतनी बड़ी कंपनी में पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब लगी है, और तेरा बॉस भी कितना सुंदर है, दिन भर तो उसी के साथ रहना है। चाची, वो बॉस है, मैं तो एम्प्लॉय हूँ, तो उनके मुकाबले में सज संवर के क्यों जाऊँ? तू तो बिल्कुल झल्ली है, ये कैसे कपड़े पहने हैं तूने? ये ले, ब्लू वाला सूट तुझ पे बहुत जचता है, ये पहन। मीता तैयार होकर ऑफिस के लिए चली जाती है। ऑफिस पहुंचकर मीता रिसेप्शन पर जाती है। मैम, मैं मीता देशमुख, मुझे यहाँ सीईओ की पर्सनल सेक्रेटरी के लिए रिक्रूट किया गया है।
तो क्या मुझे मेरा अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा? रिसेप्शनिस्ट मीता को सोफे पर इंतज़ार करने को कहती है और इंटरकॉम से किसी को कॉल करती है। शर्मा जी, जो कि ऑफिस के सीनियर एम्प्लॉय थे, वो मंथन को कॉल करते हैं। सीईओ सर, मिस मीता देशमुख आई हैं। मिस देशमुख को उनका अपॉइंटमेंट लेटर तुरंत दे दीजिए शर्मा जी, और उन्हें उनकी जगह बता दीजिए। मंथन ने शर्मा जी की बात पूरी होने के पहले ही अपना फैसला उन्हें सुना दिया। मीता को अपॉइंटमेंट लेटर देने के बाद शर्मा जी उसको उसकी जगह दिखाते हैं और सारे स्टाफ से मिलाते हैं। फिर एक यंग एम्प्लॉय शिव को मीता को उसका काम समझाने को कहकर मिस्टर शर्मा वहाँ से चले गए। शिव ने मीता को सारा काम भी समझाया और सारे स्टाफ से भी मिलवाया। मंथन थोड़ी देर बाद ऑफिस आया। वो फ़ोन पर किसी से बात करते हुए सीधे अपने कैबिन में गया। थोड़ी देर बाद उसने शर्मा जी को बुलाया। शर्मा जी, मिस देशमुख को अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया? जी सर। उससे आपने काम समझा दिया? सर, मैंने शिव को बोल दिया था काम समझाने को। वो खन्ना के साथ मीटिंग कितने बजे है मेरी? सर 3 बजे। शर्मा जी, आप मेरे पर्सनल असिस्टेंट हैं? जी। मैंने पूछा आप मेरे पर्सनल असिस्टेंट हैं? नहीं सर। तो ये डायरी आपके पास क्यों है? आपने ये अभी तक मिस देशमुख को क्यों नहीं दी? सॉरी सर, इट्स ओके शर्मा जी, आप ये डायरी मिस देशमुख को दीजिए और खन्ना के सारे फाइल डिटेल्स उसे समझाइए। आज मीटिंग में मेरे साथ मिस देशमुख और आप दोनों जाएंगे। जी सर। ये कहकर शर्मा जी चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद मंथन इंटरकॉम के जरिए मीता को अंदर बुलाता है। मैं आई कम इन सर? यस। आपने बुलाया? हाँ मिस देशमुख, बैठिए। मिस देशमुख, वो इंस्पेक्टर का कॉल आया था, हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा, आप तैयार हैं? मीता कुछ नहीं कहती। मिस देशमुख, मंथन उसकी खामोशी पर उसे फिर से टोकता है। वो मैं पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। चाचा चाची को पता लगेगा तो वो बहुत गुस्सा करेंगे, मीता ने कहा। लेकिन मिस देशमुख, अगर हमने उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो हो सकता है उन्हें कोई और लड़की मिल जाएगी और शायद उसे कोई बचाने वाला भी ना मिले। आप ठीक से सोचिए। ठीक है, मैं चलूँगी पुलिस स्टेशन। मीता मंथन की बात सोचते हुए कहती है। ओके, तो अभी चलते हैं, 3 बजे मेरी मिस्टर खन्ना के साथ मीटिंग है। चलिए। मीता मंथन के पीछे चल देती है। शर्मा जी, मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, आप पैराडाइज होटल पहुँचकर सारा अरेंजमेंट कर लीजिएगा। और हाँ, मिस देशमुख भी मेरे साथ ही जा रही हैं, तो आप टाइम से सब देख लीजिएगा। मंथन ने तेजी से बाहर निकलते हुए शर्मा जी से कहा। ओके सर। मंथन और मीता दोनों पुलिस स्टेशन आए। इंस्पेक्टर, हेलो मिस्टर ओबराय, आइए बैठिए। मंथन, इंस्पेक्टर, वो दोनों गुंडे इंस्पेक्टर अभी यहीं हैं लॉकअप में। मैम, आप एफआईआर करेंगी? करना तो है सर, पर फैमिली को पता चलेगा तो। इंस्पेक्टर, आप सिर्फ छेड़छाड़ की रिपोर्ट कर सकती हैं, वैसे भी इनके पास से ड्रग्स भी मिले हैं, शायद ये खुद यूज़ करते हैं, और जब हमने इन्हें ठीक से इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला ये लड़कियों की तस्करी भी करते हैं। आप टेंशन ना लें, यदि इन पर ये आरोप साबित हुआ तो आपको घसीटा नहीं जाएगा, पर इन पर काबू करने के लिए हमें सबूत जुटाने हैं। आपका केस हमें थोड़ी मोहलत तो दे ही देगा। ओके सर, मैं एफआईआर करूंगी। एफआईआर के बाद दोनों पुलिस स्टेशन से निकलते हैं। गाड़ी में बैठकर वो मिस्टर खन्ना के साथ मीटिंग के लिए होटल पैराडाइज जाते हैं। अभी 3 बज चुके हैं। मीटिंग में मंथन नोटिस करता है कि मीता ने काफ़ी अच्छे से मीटिंग की तैयारियां की हैं। वो पहले दिन उसके काम से इम्प्रेस होता है। मीटिंग के बाद मंथन और खन्ना की डील फाइनल होती है। सब बहुत खुश थे। सब साथ में लंच करते हैं। उसके बाद सब घर के लिए निकलते हैं। मीता घर आकर फ्रेश होती है। आज चाची का व्यवहार काफ़ी बदला बदला था। वो उस पर काफ़ी प्यार लुटा रही थी। आज पूरा दिन मीता का बहुत बिजी रहता है। उसे अपना अपॉइंटमेंट लेटर भी पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलती। वो घर आकर अपना अपॉइंटमेंट लेटर देखती है, जिसमें उसकी सैलरी 40,000 रुपये तय की गई थी। ये देखकर वो काफ़ी खुश होती है और घर में चाचा चाची को ये बताती है। वो दोनों भी काफ़ी खुश होते हैं। ऑफिस में काम करते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं। सब बहुत अच्छा चल रहा होता है। ऑफिस में मीता की लगभग सबसे अच्छी दोस्ती होती है। ऑफिस में मीता की मेहनत और हेल्पिंग नेचर के कारण लगभग सब उसके दोस्त बन जाते हैं, और कुछ लोगों को कंपटीशन के कारण मीता से जलन भी होती है। इतने दिनों में मीता और शिव में अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे की काफ़ी मदद करते हैं। लेट होने पर शिव अक्सर मीता को घर भी छोड़ देता है। मीता भी लंच में जब कुछ स्पेशल लाती तो शिव को ज़रूर खिलाती। शिव और मीता की दोस्ती गहरी होती जा रही थी। बातों बातों में एक दिन शिव उसे बताता है कि वो इस कंपनी में एमडी है, पर चूंकि अभी वो इंटर्नशिप कर रहा है इसलिए ये बात किसी को नहीं पता। लेकिन चूंकि शिव का नेचर बहुत ही मस्ती वाला होता है, इसलिए मीता उस पर विश्वास नहीं करती। एक दिन मीता शिव से किसी फाइल में हेल्प मांगती है तो शिव उसे कहता है
कि वो फाइल को कंप्लीट करके देगा और कल सीईओ के ऑफिस आने से पहले उसे उसकी फ़ाइल मिल जाएगी। अगले दिन मीता को सुबह सुबह शिव का कॉल आता है कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, तो वो उसके घर आकर फाइल ले जाए। वो उसे अपने घर का एड्रेस सेंड कर देता है। मीता जब उस पते पर पहुंचती है तो उसे याद आता है कि ये घर तो वही घर है जहां वो 3-4 महीने पहले आ चुकी है। अरे, ये तो कृष्णा जी का घर है। तो क्या शिव कृष्णा जी का वही बेटा है जिससे वो उस दिन मिल नहीं पाई थी? वो पाखी का पिता है, पर उसने आज तक कभी इस बात का जिक्र भी नहीं किया कि वो एक 5 साल की बच्ची का पिता भी है। उसे शिव पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इसी सोच में डूबी वो गेट के अंदर आ रही थी कि तभी जूडो उसके पास आकर उसके पैर चाटने लगता है। हेलो जूडो, ये कहते हुए मीता ने जूडो को गोद में उठा लिया और उसकी पीठ को प्यार से सहलाने लगी। तभी रूपेश बाहर आया। अरे दीदी आप? रूपेश ने मीता को आश्चर्य से देखते हुए कहा। हाँ, वो शिव से। अच्छा, तो आपको शिव भैया से मिलना था। आइए चलें। कृष्णा जी और पाखी कैसे हैं? दोनों ठीक है, आप यहाँ बैठिए, हम शिव भैया को बुला लाते हैं। रूपेश मीता को हॉल में लगे एक सोफे पर बैठने के लिए कहकर शिव को बुलाने चला जाता है। हाय मीता, गुड मॉर्निंग कहते हुए शिव मीता के पास आता है। अरे जूडो तो तुम्हारे पास बहुत कंफर्टेबल है, जबकि नए लोगों को तो जूडो हाथ तक लगाने नहीं देता। आई एम रियली वेरी सरप्राइज्ड। ये कहते हुए वो भी जूडो के सर पर हाथ फेरता है। शिव फाइल? मीता जूडो को गोद से उतारते हुए उससे फाइल के बारे में पूछती है। शिव उसे फाइल दे देता है। तुम्हारी तबीयत ठीक है अब? मीता पूछती है। थोड़ी थोड़ी ख़राब है, नीड रेस्ट, शायद कल तक ठीक हो जाऊं। ठीक है, मैं निकलती हूँ। ये कहते हुए वो जाने लगती है। तभी सामने से कृष्णा जी पूजा की थाल लिए आती हुई दिखती हैं। अरे बेटा तू? जी आंटी, वो मुझे कुछ ज़रूरी फाइल लेनी थी शिव से, इसलिए। मीता मुस्कुराते हुए जवाब देती है। शिव मीता और कृष्णा जी को साथ बातें करते देखकर काफ़ी सरप्राइज होता है। शिव, तो लेडीज़ आप एक दूसरे को जानती हैं? कृष्णा जी, हाँ, यही तो वो बच्ची है जिसने उस दिन मेरी जान बचाई थी। अगर ये उस दिन ना होती तो? मीता, तो कोई और होता, मुस्कुराते हुए कहती है। अच्छा, तो तू मेरे बेटे की ही ऑफिस में है? कृष्णा जी पूछती हैं। जी। मीता शिव के बारे में सोचते हुए कहती है। अभी आप कैसी हैं और पाखी कहाँ हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और पाखी अभी स्कूल गई है। आओ ना, बैठो हमारे साथ, नाश्ता करके जाना। कृष्णा जी उसे प्यार से कहती हैं। नहीं आंटी, फिर कभी, अभी मुझे ऑफिस जाना है। ये कहकर वो चली जाती हैं। आज शिव की सच्चाई जानकर उसका मूड काफ़ी ऑफ रहता है। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा होता। उसने शिव को इतना अच्छा दोस्त माना और उसने उससे बात छुपाई। ये बात उसे काफ़ी खल रही थी। आज कोई भी काम वो मन से नहीं कर पा रही थी। थोड़ी देर पहले शर्मा जी उसे बता गए थे कि आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तैयारी कर ले, पर आज मीता का ध्यान ही नहीं था। शिव का झूठ उसे काफ़ी इफेक्ट कर रहा था। इसी उधेड़बुन में शर्मा जी की बात उसके दिमाग से निकल जाती है। मीटिंग के टाइम पर मीता सब ठीक से नहीं कर पाती। उसकी फाइल्स डाटा कुछ भी अपडेट नहीं होता। उसके कारण से मीटिंग में मंथन को काफ़ी इम्प्रेसमेंट का सामना करना पड़ता है। बड़ी मुश्किल से मंथन अपनी डील संभाल पाता है। अब इसी डील के लिए उसे खुद चेन्नई जाना पड़ेगा। क्लाइंट्स के जाने के बाद मंथन मीता पर बुरी तरह से भड़क जाता है। ये क्या है मिस देशमुख? मैंने अपनी लाइफ में आज तक इस तरह की लापरवाही बिजनेस मीटिंग्स में नहीं देखी। आपका ध्यान कहाँ था? हाउ इन प्रोफेशनल यू आर। आपको समझ भी है कि आपने क्या किया है? आपके इस सो कॉल्ड लापरवाही से मेरी महीनों की मेहनत और करोड़ों की डील दोनों हाथ से चले जाते। मैं अपने बिजनेस में इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर काम करने का मन नहीं हो तो घर बैठिए, और अगर काम करना है तो दिमाग के साथ कीजिए। मंथन भूल गया था कि आसपास खड़े सब उसी को देख रहे हैं। उसने मीता को सबके सामने काफ़ी फटकार लगाई। मीता की आंखों में आंसू थे। सॉरी सर, जवाब में बस वो इतना ही कह पाई। मीता को खुद पर तो गुस्सा था ही कि वो शिव को लेकर इतना डिस्टर्ब कैसे हो सकती है, पर मंथन का उसको इस तरह सबके सामने बेइज्जत करना उसे और भी बुरा फील करवा रहा था। उसे मंथन पसंद भी नहीं था। जहाँ शिव काइंड हार्ट था, वहीं मंथन में काफ़ी एटीट्यूड था। माना कुछ दिनों पहले उसने उसकी मदद की हो, पर उसके बाद उसके एटीट्यूड का सामना उसे हर दूसरे दिन करना पड़ता। माना आज उसकी गलती थी, पर वो किसी बात से डिस्टर्ब भी तो हो सकती थी। पर बिना सोचे समझे वो उसके साथ सबके सामने ऐसे कैसे बेइज्जत कर सकता है? मैं हमेशा तो गलती नहीं करती, अकड़ू कहीं का। मंथन को उसी प्रोजेक्ट पर अब दोबारा मेहनत करनी पड़ रही थी। इधर मीता ने भी शिव से थोड़ी दूरी बना ली थी और अपने काम में मगन थी। शिव को भी मीता का व्यवहार थोड़ा अजीब ज़रूर लग रहा था, पर वो ये समझकर इग्नोर कर रहा था कि अभी शायद मीता अपने काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी है।
मंथन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड था और इसी डेडिकेशन के कारण वो किसी का भी काम के प्रति लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर पाता था। इसी कारण ऑफिस में सब लोग मंथन को खड़ूस ही मानते थे। खैर, अब गलती की थी, मेहनत तो करनी ही थी, सो मीता मेहनत कर रही थी। मंथन, मिस देशमुख, हमें 2 दिन बाद मीटिंग के लिए चेन्नई जाना है। आप सब तैयारियां कर लीजिएगा। हमें मुझे और आपको कोई दिक्कत नहीं। और हाँ मिस देशमुख, मेक श्योर कि इस बार कोई गलती ना हो। ओके सर। मंथन के जाते ही मीता अपना सर पीट लेती है। आज खुद की वजह से वो ये प्रॉब्लम में फंसी है। 2 दिन बाद मंथन और मीता चेन्नई के लिए निकलते हैं। ये पहली बार था जब मीता फ्लाइट से सफ़र कर रही थी। उसके मन में फ़्लाइट को लेकर काफ़ी डर था, पर बेचारी कहती भी तो किससे। साथ में तो उसके खड़ूस था। जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ होने को हुई, मीता ने डर के मारे आंखें बंद कर ली और बगल में बैठे मंथन के हाथों पर हाथ रख दिया। उसकी यह हरकत देखकर मंथन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वो मीता के डर को समझ गया था। खैर, जैसे तैसे ये सफ़र कटा। फ्लाइट से उतरने के बाद मीता का सर काफ़ी भारी लगने लगा था। अगले दिन सुबह 10 बजे मीटिंग थी और मीता का सर होटल चेक इन करते वक्त भी भारी हो जा रहा था, पर वो मंथन से कुछ कह नहीं पा रही थी। होटल चेक इन करते वो बार बार अपने सर को सहलाती। मंथन समझ जाता है। मंथन और मीता का कमरा अगल बगल ही रहता है। दोनों अपने कमरे की तरफ जाते हैं। मिस देशमुख, फ्रेश होकर बाहर आ जाइएगा। वैसे मैं एक बार आपको कॉल कर लूँगा। मीता बिना कुछ कहे बस हाँ में सिर हिलाती है। फिर दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। मीता मन ही मन मंथन के बारे में सोचती है कि कितना खड़ूस है। अभी अभी इतनी दूर से आए हैं और ना आराम किया, ना खाया पिया, और अभी से काम। उसे याद आया कि खड़ूस ने खुद कॉफ़ी और स्नैक्स फ्लाइट में ले लिए थे और उसने उल्टी होने के डर के कारण कुछ नहीं लिया था। मीता फ्रेश हुई। उसका सर अभी भी काफ़ी दुख रहा था। वो कुछ देर सोना चाहती थी, पर मंथन ने उसे बाहर बुलाया, इसलिए वो बस लेट गई। तभी उसका मोबाइल बजा। ये मंथन का कॉल था। हेलो मिस देशमुख, फ्रेश हो गई आप? यस सर। तो ठीक है, बाहर आइए। मीता बाहर जाते हुए फ़ोन काटती है। मंथन बाहर ही होता है। फिर मंथन मीता को चलने को कहता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों होटल के रेस्टोरेंट में होते हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत था। ऐसा लगता है जैसे पेड़ों के झुरमुट के बीच बैठे हों। आसपास रंग बिरंगी चिड़ियों का शोर होता है। बहुत ही खूबसूरत जगह थी। वहाँ जाकर मीता अपना सरदर्द बिल्कुल भूल जाती है। मीता और मंथन जैसे टेबल के पास पहुँचते हैं। मंथन मीता के लिए चेयर खींचता है और उसे बैठने को कहता है। मीता मंथन के इस व्यवहार पर काफ़ी चौंक जाती है। मंथन फिर आंखों से इशारा करते हुए उसे बैठने को कहता है। वो झेंपते हुए चुपचाप बैठ जाती है। मंथन अपनी चेयर खिसकाकर उसके सामने बैठ जाता है। मंथन 2 अदरक वाली चाय और कुछ स्नैक्स का ऑर्डर करता है। अदरक वाली चाय देखकर मीता के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। शायद तुम्हें अभी इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। चाय देखकर मीता को मुस्कुराते हुए देखकर मंथन कहता है। मीता उसे देखकर मुस्कुराती है और चाय पीते हुए सोचती है कि खड़ूस वाकई में खड़ूस नहीं है। मुझे तो सच में इसकी सख्त ज़रूरत थी। मैं सिर्फ अपने काम के टाइम पर ही खड़ूस हूँ, बाकी के समय नहीं। मंथन उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहता है। मीता के मुंह से चाय निकलते निकलते बची। इसे कैसे मालूम कि मन में मैं क्या सोच रही हूँ। दोनों साथ में चाय पीते हैं। उसके बाद मंथन मीता से कहता है कि चलो अब थोड़ी देर आराम कर लो, शाम को हम साथ डिनर करेंगे, और अगर थोड़ा भी टाइम मिले तो एक बार फाइल चेक करके मुझे दे देना। मीता ठीक है बोलकर अपने रूम में चली जाती है। मीता मन ही मन सोचती है मंथन उतना भी बुरा नहीं है। अगली सुबह उन लोगों की मीटिंग होती है। मीटिंग सक्सेसफुल भी होती है। उनके बाद इस डील की सक्सेस के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है। मंथन और मीता दोनों का मन इस पार्टी में जाने का नहीं था, पर अचानक से ये पार्टी पर जाना ज़रूरी हो गया था। मीता तो बस 2 दिन के हिसाब से अपने सिंपल कपड़े लेकर आई थी। अब ये पार्टी में कैसे जाएं? सर आप इस पार्टी में चले जाइए, मैं यहीं होटल में हूँ। मीता ने चाय पर मंथन से कहा। देखिए मिस देशमुख, मेरा भी इस पार्टी वार्टी में जाने का मन नहीं है, पर वो मेरे क्लाइंट है तो जाना पड़ेगा। वैसे भी रात 11:30 बजे हमारी फ़्लाइट भी है, तो हमें सीधे एयरपोर्ट ही जाना होगा। तो मैं सीधे एयरपोर्ट आती हूँ। मंथन, मिस देशमुख, हियर यू आर माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, सो नो मोर आर्ग्यूमेंट। आप मेरे साथ चलेंगी। फ़िलहाल हम कहीं और चल रहे हैं, तो चलें। मीता चुपचाप मंथन के पीछे पीछे चल दी। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी एक बड़े से मॉल के सामने जाकर रुकी। मीता मंथन का मुंह देखती है। वो सीधे गाड़ी से उतरता है और उसकी साइड आकर बोलता है। मिस देशमुख, गाड़ी में ही बैठी रहेंगी या उतरेंगी भी? मीता उतरती है और मंथन के पीछे चल देती है। वो दोनों लेडीज सेक्शन की ओर जाते हैं। मिस देशमुख, पार्टी में पहनने के लिए आप कुछ ले लीजिए। मीता चुपचाप खड़ी रहकर उसे ही देखती रहती है।
ओह कम ऑन मिस देशमुख, आप पार्टी के लिए कपड़े तो नहीं लाई हैं और इन कपड़ों में तो आप पार्टी अटेंड नहीं कर सकती। सो प्लीज़ कुछ ले लीजिए। मीता कुछ कपड़े देखने लगती है। वो सब कपड़ों के प्राइस टैग देखती है और कपड़े वापस से रख देती है। मंथन उसके मन की बात समझ जाता है। मिस देशमुख, मैं इन कपड़ों की कीमत आपकी सैलरी से नहीं काटने वाला, सो प्लीज़ प्राइस टैग मत देखें। मीता फिर से सरप्राइज हो जाती है कि आखिर बार बार ये इंसान उसके मन की बात कैसे समझ जाता है। फिर ढूंढते ढूंढते आखिर उसे सबसे कम कीमत वाली एक ड्रेस मिलती है। मीता उसे लेते हुए मंथन से कहती है कि वो इसे ट्राई करके आती है, जिस पर मंथन उसके हाथ से वो ड्रेस ले लेता है और वापस से उसे हैंगर में टांग कर उसे एक दूसरे पिंक कलर की ड्रेस देता है और उसे ट्राई करने को कहता है। मंथन को याद है कि जब उसने उसे पहली बार देखा था तो उसने पिंक कलर पहना हुआ था, जिसमें वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। मीता देखती है कि वो ड्रेस 25,000 की है, ये तो बहुत महंगी है। वो मन ही मन बड़बड़ाते हुए ट्रायल रूम में जाती है। मीता ट्रायल रूम से ड्रेस पहनकर निकलती है तो मंथन उसे बस देखता ही रह जाता है। वो एक रेडीमेड साड़ी टाइप ड्रेस थी जिसमें वो बिल्कुल परी लग रही थी। मीता ने मंथन को उसे ऐसे देखते हुए पूछा, सर ये ठीक तो लग रही है ना? मंथन अब भी उसे देखने में खोया हुआ था। सर ये ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल परफेक्ट, जैसे ये तुम्हारे लिए ही बनी हो। मंथन उसकी खूबसूरती में खोया हुआ सा बोला। पर यह बहुत महंगी है, ये मैं नहीं ले सकती, मीता थोड़ी झिझकते हुए कहती है। मिस देशमुख, मुझे भी आपको गिफ्ट देने का कोई शौक नहीं है, ये तो बस पार्टी है इसलिए। मंथन थोड़ा गुस्से में बोलता है, फिर थोड़ा शांत होते हुए कहता है, ओके मिस देशमुख, एक काम करते हैं, अभी इस ड्रेस की पेमेंट मैं देता हूँ और फिर बाद में मंथली इंस्टॉलमेंट में मैं आपकी सैलरी से इंस्टॉलमेंट काट लूँगा। इज़ दिस ओके? मीता सिर्फ हाँ में सिर हिलाती है। शाम की पार्टी में मीता हल्के मेकअप के साथ तैयार होती है। उसे बहुत ऑकवर्ड लग रहा होता है क्योंकि उसने पहली बार इतनी महंगी ड्रेस पहनी है। तभी मीता के मोबाइल पर मंथन का कॉल आता है। मिस देशमुख, आप रेडी हैं तो अपने लगेज के साथ बाहर आ जाइए। हम अपना लगेज गाड़ी में ही छोड़कर पार्टी में जाएंगे और पार्टी ख़त्म होने के बाद सीधे एयरपोर्ट पर। सर इन कपड़ों में? कपड़े आप एयरपोर्ट पर चेंज कर लीजिएगा। मीता अपने लगेज के साथ बाहर आती है। मंथन उसे बस देखता ही रह जाता है। फिर दोनों पार्टी में जाते हैं। पार्टी में मंथन अपने बिजनेस पार्टनर्स और एसोसिएट्स के साथ बिजी हो जाता है। मीता एक साइड में जूस का गिलास लेकर खड़ी होती है। उसे अकेले बहुत अजीब लग रहा होता है। बीच बीच में मंथन उसे देखता रहता है। वो भी वहाँ से निकलना चाहता था पर निकल नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद उसके बिजनेस पार्टनर का बेटा, जिसके साथ मंथन ने अभी करोड़ों की डील साइन की थी, मीता को अकेले देखकर उसके पास आता है और उसे डांस करने के लिए कहता है। मीता के मना करने पर वो उसे अपना परिचय देता है। मीता मंथन की ओर देखती है पर वो अपने पार्टनर्स के साथ बातों में बिजी होता है। मीता सोचती है कि एक बार उसके कारण बात बिगड़ चुकी है और फिर अगर दोबारा बिगड़ गई तो मंथन सर बहुत गुस्सा करेंगे। बस डांस ही तो करना है, ये सोचकर मीता उसके साथ डांस करने चली जाती है। मंथन मीता को अपने पार्टनर के बेटे के साथ डांस करते देखता है। उसे बहुत बुरा लगता है। वो उन दोनों को स्टेज पर देखता है। धीरे धीरे उस इंसान के हाथ मीता के शरीर पर इधर उधर फिसलने लगते हैं। मीता अनकंफर्टेबल होने लगती है। वो स्टेज से उतरने लगती है पर वो इंसान उसे ज़बरदस्ती साथ रखता है। वो मीता के साथ बदतमीजी पर उतर जाता है। ये देखकर मंथन स्टेज पर आता है और मीता को हाथ पकड़कर अपनी ओर करता है और जाने लगता है। हेलो मिस्टर ओबराय, मैं आपकी सेक्रेटरी के साथ डांस कर रहा था तो प्लीज़ हमें इंजॉय करने दें। पार्टनर का बेटा मीता को ले जाते हुए मंथन से कहता है और मीता का हाथ पकड़ लेता है। मंथन पीछे पलटता है और एक ज़ोरदार थप्पड़ उस लड़के के गाल पर मारता है। पूरी पार्टी में सन्नाटा पसर जाता है। मिस्टर ओबराय, एक 2 कौड़ी की लड़की के लिए आपने मेरे बेटे को सबके सामने थप्पड़ मारा। आपको पता है इसका परिणाम क्या हो सकता है? गर्म खून है, हो जाता है ऐसा। आखिर ये तो आपकी सेक्रेटरी ही है, आपकी गर्लफ्रेंड या कोई रिश्तेदार तो नहीं है। इस लड़की के कारण आप हमारी डील ख़राब कर सकते हैं। मंथन के पार्टनर ने दोहराते हुए कहा, मैं आपकी तरह घटिया इंसान नहीं हूँ कि एक लड़की की इज्जत दांव पर लगाकर बिजनेस डील करूँ। ये कोई भी है, उससे पहले एक लड़की है, इसकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। आप क्या डील कैंसिल करेंगे? मैं ये डील रिजेक्ट करता हूँ। मंथन मीता का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर पार्टी से बाहर जाता है। मीता बस मंथन को अपलक निहारती रहती है। मंथन मीता को पार्टी से बाहर ला चुका था। वो गुस्से से कांप रहा था। उसके गुस्से से मीता को भी अब डर लग रहा था। गाड़ी के पास आकर भी वो मीता का हाथ पकड़े हुए था। मीता बस उसे देखे जा रही थी। जिस डील के लिए कल तक मंथन ने उसे इतना सुनाया, आज वही डील उसने उसके सम्मान के लिए तोड़ दी। अब मीता के दिल में मंथन के लिए जगह बनने लगी थी। सर वो मेरा हाथ, मीता ने मंथन से कहा, जो कि कब से उसका हाथ ज़ोर से पकड़े हुए था।
मंथन ने मीता की कलाई छोड़ अपने दोनों हाथों से उसकी बाह थाम ली। क्या ज़रूरत थी तुम्हें उसके साथ डांस करने की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मीता ने उसकी नज़रों में झांकते हुए अपने लिए फिक्र देखी और तलाशना चाहा अपने लिए प्यार। तो तुम जैसी लड़कियों को क्या फ़र्क पड़ता? कुछ नहीं, पर मैं इस गिल्ट में रहता कि तुम मेरे साथ आई थी। तुम जैसी लड़कियां सिर्फ चंद पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। मंथन गुस्से में बोले जा रहा था। अभी अभी मीता की जिन आंखों में मंथन के लिए प्यार था, अब वो घृणा में बदलकर उसकी आंखों से बहने लगा। उसने भी गुस्से में मंथन को रोकते हुए कहा, किस टाइप की लड़की मिस्टर ओबराय? किस टाइप की हूँ मैं? मुझे भी तो बताइए। अचानक मंथन को अपनी भूल का एहसास हुआ। ये क्या कह गया वो? किसका गुस्सा किस पर निकाल गया? ये वो भी जानता था कि इसमें मीता की कोई गलती नहीं थी। फिर क्यों, किस हक से कह गया वो सब? लुक मीता। गुस्सा शांत होने पर मंथन ने मीता से कहना चाहा। आज पहली बार मंथन ने मीता को मीता कहकर बुलाया था, पर ऐसे। मीता ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ गई। मंथन को अब अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने पास खड़े खंबे पर एक मुक्का दे डाला। उसे बहुत अफसोस हो रहा था कि ये उसने क्या किया, पर वो कहते हैं ना कि इंसान गुस्से में अपना काबू खो देता है। वो फ्लाइट में बैठे मीता इतनी दुखी थी कि उसे फ्लाइट के टेक ऑफ या लैंड होने का पता ही नहीं चला। न उसने आंखें बंद की और ना ही मंथन का हाथ पकड़ा। जब वो मुंबई पहुंची तो सुबह हो चुकी थी। मंथन मीता को छोड़ने उसके घर तक गया, पर मीता ने उससे कुछ नहीं कहा और ना ही मंथन कुछ कह पाया। अगले दिन मीता जब ऑफिस गई तो उसे पता चला शिव उस दिन से अब तक ऑफिस नहीं आया। उसे बहुत आश्चर्य हुआ, कहीं शिव की तबीयत ज़्यादा ख़राब तो नहीं हो गई। वो ये सोचती है चलो कल उसे ऑफिस से आते वक्त मिल लूँगी। ये सोचकर वो अपने काम में लग जाती है। तभी मंथन ऑफिस आता है। किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, गुड मॉर्निंग सीईओ। मंथन और मीता की नज़रें मिलती हैं। मीता के ज़ख्म फिर से ताज़ा हो जाते हैं। इस ऑफिस में काम करना उसकी मजबूरी बनकर रह जाती है। थोड़ी देर बाद शर्मा जी की कॉल मीता के पास आती है। मीता, तुम सीईओ के केबिन में आओ, शर्मा जी कहते हैं। जी, मीता जवाब देती है और एक डायरी और पेन लेकर सीईओ के कमरे में आती है। मंथन शर्मा जी के साथ कुछ मुद्दे पर डिस्कशन कर रहा था। मीता को देखते ही मंथन शर्मा जी से कहता है, शर्मा जी आप जाइए, ये फाइल आप देख लीजिएगा। कुछ डिटेल्स मैं मिस देशमुख को दे दूं। शर्मा जी चले जाते हैं। क्या मंथन को मीता के साथ बदसलूकी करने की माफ़ी मांगनी चाहिए? आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।